लोगों से यही है कि शांति को बनाए। इस शहर का ऐतिहासिक से ज्यादा पौराणिक महत्व है। आज हम दो चीजों पर चर्चा करेंगे। एक तो सिविल सेवा की तैयारी पर चर्चा करेंगे, एक सामान्य शिक्षा पद्धति पर चर्चा करेंगे। सिविल सेवा की तैयारी की जो चर्चा है वो मिस्टर कुलदीप सिंह आपके सामने बहुत अच्छा करेंगे। बाकी हम करेंगे चर्चा, हम और हमारे साथ परमार साहब है, वो शिक्षा पद्धति पर चर्चा करेंगे। हम जब से यहां पर आए, इलाहाबाद तो उत्साह के लिए जाना ही जाता है, और मैं बार बार इलाहाबाद इसलिए कह रहा हूं, उसके पीछे एक वजह है, मैं आपको बताऊंगा वो वजह क्या है। प्रयागराज तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, लेकिन जितने लोग यहां बैठे हैं उनमें से शायद ही किसी को इस बात का पता हो, शायद कि भारत के किस ग्रंथ में पहली बार प्रयागराज का उल्लेख है। कोई कोशिश करेगा? एक बैठो। और इतना ऊपर बैठे हो, कुछ बोलोगे नहीं? सबको नीचे उतार रहे क्या? ये सुनाएंगे तो है ही। लेकिन जहां पुलकित सर बैठे वहां की शुरुआत कैसे हुई, मैंने कहा ना हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो पढ़ना नहीं है। आज ये जहां बैठे हुए हैं उसके पीछे सिर्फ पढ़ाई की भूमिका नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले छात्र आज भी भारत में अगर कहीं है तो प्रयागराज में है। हमारे सीनियर है यहां से, जो अभी गोंडा के डीएम मिस्टर मार्कंडे शाही, हाँ प्रतापगढ़ के रहे, वो बेसिकली देवरिया के रहने वाले हैं। लेकिन मैंने अपने छात्र जीवन काल में उतना मेहनत करने वाला और उतना कॉन्फिडेंट इंसान नहीं देखा। बहुत सामान्य घर से आते हैं। और एमपी का जब वो इंटरव्यू देने गए, एक बहुत छोटी सी घटना आपको सुना रहा हूं उन्हीं से संबंधित, कि जब एमपी का इंटरव्यू देने गए मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का जो कमीशन है वो इलाहाबाद के लोगों से थोड़ा सा अलर्ट रहता है, जानता है कि पढ़ने वाले लोग हैं। तो पहली बार कमीशन ने कहा कि जो बोर्ड मेंबर थे वहां कि जब आप कुछ भी दोगे नंबर तुम्हें पता है कितना देंगे, और 5 नंबर देने के बावजूद चौथी रैंक थी। ये उनकी स्थिति थी। और हम जिस दौर में यहां पर रहे हैं, अब तो शायद रिजल्ट में बड़ी कमी आई, लेकिन मैं जिस दौर में प्रयाग में रहा हूं उस दौर में प्रयागराज को आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था। आज भी आप पूरे हिंदुस्तान में अगर घूमे तो शायद ही कोई भारत का ऐसा राज्य होगा, शायद, जहां की ब्यूरोक्रेसी में इलाहाबाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना हो। शायद वो जगह जिसको किसी जमाने में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा गया, वो जगह जिसको किसी जमाने में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, वो जगह जो किसी जमाने में आईएएस की फैक्ट्री, ताराचंद, जीएन झा, मतलब इतना रिजल्ट, इतनी संख्या होती थी रिजल्ट की कि मतलब
फील ही नहीं होता था कि आईएएस में बहुत बड़ी चीज है। और आज उस जगह की गरिमा में गिरावट आई। तो अगर गिरावट आई तो उसका कोई मुख्य वजह जरूर होगी। जापान दुनिया का एक ऐसा देश है, एकमात्र एशिया में, यहां सिर्फ 14 साल गुलामी रही, बस सिर्फ। भारत 100 साल, 1757 से 1857, 100 साल भारत को पता ही नहीं चला कि वो गुलाम है। और अगले 50 साल 1857 के बाद भारत के नेताओं को इस बात की जद्दोजहद करनी पड़ी कि वो लोगों को समझा सके कि वो गुलाम है। छोड़ो इतिहास, अभी देखो 1920 से 2020 मिडिल ईस्ट गुलाम है। पता ही नहीं क्यों, पता ही नहीं क्यों। यहूदी हमारे दुश्मन है, इजराइल हमारा दुश्मन है। तुम कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा, ये नियम है। तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा, ये न्यूटन का चौथा नियम है। बता नहीं पाया हमसे, आप भाई बता दीजिए, तो बता देंगे, ये न्यूटन का चौथा नियम। यहां आप कमजोर हैं और सौभाग्य से अगर आप समृद्ध भी हैं। भारत को देखो, लगातार विदेशी आक्रमण का इतिहास, शक, कुशाक, हूण, मंगोल, मुगल, ईरानी, अफगानी और आज आतंकवादी अजमल के साथ। क्यों? समृद्ध सोने की चिड़िया। अगर आपका महल जैसा घर है, महल जैसा, और दुनिया की सबसे महंगी महंगी कारें आपके पास है और आप 1000 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन आपका घर, आपके घर के चारों तरफ झोपड़पट्टी, तो जिस दिन भी आप कमजोर पड़ेंगे वो झोपड़पट्टी के लोग आपके घर में कूदेंगे। नहीं? हाँ, भारत जब जब कमजोर पड़ा, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और अर्थव्यवस्था चरमोत्कर्ष पे, साम्राज्य का पतन, तो शक अंदर आए, कुशाक अंदर आए। ये भारत की स्थिति है। गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, हूण। राजपूत काल में भारत को देखने वाला ही कोई नहीं, महमूद आता था, लूटता था, चला जाता था। दूसरे को दोष देने का मतलब है अपनी कमियों से दूर भागना। महमूद ने हमको लूटा, क्यों? क्योंकि हम कमजोर थे। इस पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए था। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने किस पे ध्यान दिया? महमूद ने हमको लूटा, तो क्यों? तैमूर लेन 1398, क्यों? नादिर शाह 1739, क्यों? जब जब हम कमजोर हुए तब तब इन लोगों ने इस देश को लूटा। तो इस देश को किससे बचाना है? कमजोरी से। तो मैंने आपसे कहा कि दुनिया में एकमात्र देश है जो सिर्फ 14 साल गुलाम रहा, जापान। 1853 कॉमोडोर पैरी, अमेरिका का नेवल ऑफिसर, जापान की सरकार को बाध्य किया उसने
एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट पर सिग्नेचर करने के लिए। इतिहास एक ऐसी कहानी है जिसका उद्देश्य है शिक्षा देना। ये देश इसलिए महान है कि इसने अपनी सारे दर्शन को कहानियों में बदल दिया। बाद में क्या हुआ, लोगों ने कहानियां पकड़ ली, दर्शन भूल गए। जापान, वो पहले गाड़ी आती थी, आज भी उस नाम की गाड़ी आती है, जेन स्टीलो। जेन का मतलब है ध्यान। जेन शब्द जो है ना, ध्यान शब्द से बना है। जब ये ध्यान शब्द चाइना पहुंचा तो बना ध्यान, और जब ध्यान जापान पहुंचा तो बना जेन। ने जब जापान ने उस संधि पर दस्तखत किया, सबसे पहले उनके मन में विचार आया कि हम गुलाम क्यों? तो उनका एक समुराई था, यामागाता। समुराई बड़ा प्रसिद्ध कल्चर है जापान का। तो उनका एक समुराई था यामागाता। तो उसके नेतृत्व में उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा पश्चिम। कहा जाओ पता करके आओ कि हम क्यों आ रहे हैं। वो डेलीगेशन 14 साल पश्चिम के देशों में घूमा। 14 साल 14 साल बाद जब वो जापान वापस आया डेलीगेशन, तो उसने कहा सर हमारे और उनके बीच में 3 अंतर हैं। बोले पहला, बोले आर्थिक संरचना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। उनके पास एक आधुनिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जिसके 2 आधार स्तंभ हैं, कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बोले अच्छा।